अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पर तशरीफ फरमा, महाराष्ट्र के मुसलमानों की आन बान शान, शेर महाराष्ट्र जनाब अबू आसिम आजमी साहब शहनशीन पर तशरीफ फरमा। मनीष कावड़े साहब, आज के जलसे में मेरे नौजवानों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त मां पर्दा नशीन मां और बहनों, आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है और आप तमाम को मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात शुरू हो चुके हैं और इस इंतखाबात में पूरे हिंदुस्तान की नजरें दो तरफ है। एक तो उन वोटर्स की तरफ है जो सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए निकले हैं, तो दूसरी जानिब फिरका परस्तों की तरफ है। आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों में जो गुस्सा था, जो गम था, जो तमाम चीजें थी, उस चीजों को सामने लाकर बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो कि शिवसेना के लोग हो कि दीगर पार्टीज के लोग हो, इन्होंने हमेशा ही एक बात कही और वो बात मुसलमानों के खिलाफ, कभी हमारी इबादत गाहों के खिलाफ होती है तो कभी हमारी दीनी दरसगाहों के खिलाफ होती है। 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की सरकार इस हुकूमत को पाने के लिए, हासिल करने के लिए आपने देखा कि फिरका परस्ती का नंगा नाच हुआ और एक तरफ डेवलपमेंट की बात की गई, अपने प्रोग्राम को, अपने मंशूर को रखा गया और उस मंशूर में बारहा झूठे वादे किए गए, कहीं 15 लाख की बात की गई, तो कभी अच्छे ख्वाब दिखाए गए, तो कभी सबका साथ और सबके विकास की बात की गई, तो कभी यह कहा गया कि हम लोग झूठे, जो लोग वहां पर काले धन को बैरूनी ममालिक में रखा गया है उसको वापस लाएंगे। बहरहाल तमाम इन झूठे बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी और 2014 के इंतखाबात में पूरी दुनिया ने और हिंदुस्तान ने देखा कि एक तरफ फिरका परस्ती का नंगा नाच चला तो दूसरी तरफ सेकुलरिज्म का गीत गाने वाली कांग्रेस, जो अपने आप को मसीहा समझती है, माइनॉरिटीज की, जो अपने आप को खैर का समझती है, मुसलमानों की, जो अपने आप को मसीहा और रहबर बनाती है, दलितों की, तो आज उस कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है कि कांग्रेस के गुलामों, आज अशोक चौहान और कांग्रेस के लोग क्या इस बात को अपने मंच पर कहने के लिए तैयार है कि आज तुम्हारा मंशूर तैयार हुआ है, आज तुम्हारा एजेंडा तैयार हुआ है, आज तुम्हारा मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, लेकिन उस मैनिफेस्टो के अंदर कहीं पर भी दलित और मुसलमान और उसके साथ साथ में ईसाई लफ्ज को कहीं पर भी लिखा नहीं गया। आप बतलाइए कि जो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हुकूक की बात कर रही है तो कैसे राज ठाकरे के साथ में समझौता करती है। आप बतलाइए कि पूरी दुनिया की और खास तौर पर हिंदुस्तान की निगाहें उत्तर प्रदेश के सबसे अक्सरियती वाले इलाका, जहां पर सबसे ज्यादा सीट है, उसकी तरफ है। आज वहां पर एक ऐसा महागठबंधन तैयार हुआ है, उस महागठबंधन में सपा, बसपा, आरएलडी ये मौजूद है। उस ताकत को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान की निगाहें उत्तर प्रदेश की तरफ है और पूरी की पूरी मीडिया बता रही है कि आज उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा महागठबंधन के सीट निकलेंगे। बार बार समझाया गया कांग्रेस वालों को, लेकिन कांग्रेस है कि वोटों का बंटवारा चाहती है। आज मेरे भाई, हमको सोच समझकर फैसला लेना होगा। आज हालात और वक्त का तकाज़ा है कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान आज सबसे ज्यादा परेशान है। आपको मालूम है कि यह अशोक चौहान जब मुस्लिम इलाकों में आता है
تو نہ ویڈیوگرافی لی جاتی ہے، نہ ہی ان کے ساتھ میں کوئی فوٹو اتاری جاتی ہے، کہیں ہندو ناراض نہ ہو جائے۔ ابھی حالیہ دنوں میں پاکیزہ فنکشن ہال، اس پاکیزہ فنکشن ہال میں اشوک چوہان آیا اور آنے کے بعد ڈیبیٹ ہوئے، لوگوں کے تاثرات کو جاننے کی کوشش کی گئی۔ علماء کرام نے سوال کیا کہ چوہان صاحب 5 سال میں ایک مرتبہ، اس سے پہلے انتخابات 2014 ہوئے تب آپ آئے، اسمبلی کے انتخابات تھے تب آپ آئے، کارپوریشن کے انتخابات تھے تب آپ آئے، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ پوری دنیا میں حکومت وقت کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، پورے ہندوستان میں شریعت کے مداخلت کے خلاف میں جگہ جگہ احتجاجی جلوس نکل رہے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان کی سڑکوں پر وہ سروں کے سمندر، وہ سروں کے سیلاب اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت میں مداخلت کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہر طرف سے آوازیں اٹھی اور نہیں اٹھی، جگہ جگہ کل جماعتی تنظیمیں کھڑے ہو کر اکٹھا ہوئی۔ ایوان پارلیمنٹ میں میرے بھائی ہر ایک نے بولا، لیکن کیا چوہان کے غلاموں، کیا اشوک چوہان نے ٹھہر کر کھڑے رہ کر پارلیمنٹ ہاؤس میں 3 طلاق کے اوپر کوئی آواز اٹھائی؟ کیا اشوک چوہان نے کبھی پریس میٹ بلوا کر ماب لنچنگ کے خلاف میں کوئی بیان دیا؟ کیا کبھی اشوک چوہان نے دلتوں کو لنگا پریڈ کرایا جا رہا تھا؟ سنویدھان کو، حکومت دہلی کی راجدھانی، ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں سنویدھان کو جلایا جا رہا تھا، پھاڑا جا رہا تھا، تو کیا کبھی آواز اٹھائی؟ آپ بتلائیے کہ سناتن سنستھا نالا سوپاروں میں اس شخص کے گھر پر زندہ بم ملے تو کیا کبھی آواز اٹھائی؟ لیکن آپ کو پتا ہے میرے بھائی کہ آج اشوک چوہان کے سامنے جب یہ تمام سوالات ہو رہے ہیں تو اشوک چوہان جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ ارے آج ایک طرف بھارتیہ جنتا پارٹی ہے جو فرقہ پرست جماعت ہے اور اس کا لیڈر چکلیکر کو آپ جانتے ہیں میرے بھائی، خندار کے اس نوجوانوں سے، ان غریب مسلمانوں سے پوچھو جو خندار کی شاہراہ پر دونوں طرف سے دکانیں تھی، ان دکانوں کو توڑ کر مسلمانوں کو بے روزگار کرنے والے کا نام چکلیکر۔ اور آج چوہان اور چوہان کے غلام ہمارے خلاف میں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر یہ بول رہے ہیں کہ یہاں گئے وہاں گئے۔ الحمدللہ پوری میڈیا کے ساتھ یہاں پر ہمارے میڈیا کے کرمی، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، سب کو لے کر بولا اسٹوڈیو پہ گیا اور بتایا کیا تھا کیا نہیں تھا۔ کیا ہے دیکھیے، گمراہ یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ خرید و فروخت کا کچھ معاملہ ہوتا ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ڈرانے دھمکانے سے ڈرنا ہے یا نہیں ڈرنا ہے۔ ارے ہم کو کیا خرید سکے گا، مجھ کو کیا خرید سکے گا اشوک چوہان؟ ارے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو خرید نہیں سکتی، ہم بک چکے ہیں۔ جنت کے بدلے میں تمام ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا۔ اب یہ زندگی ہے تو اسی کی دی ہے، اسی کی راہ میں ہم کو خرچ کرنا ہے۔ بولا اسٹوڈیو کا وہ سارا منظر وہ سب بتائے، اور صرف کہا میں نے اپنے بیان میں پریس کو جب کہا کہ جتنے لوگ ایف بی پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر جتنا کچھ ڈالے ہیں ان پر ایف آئی آر ہوگی، تو فوری غلاموں کو ان کے آقا کا فون گیا
اور सब फौरी एडिट कराना डिलीट कराना शुरू करे। करे नहीं करे मेरे भाई, आप बतलाइए। अरे चिकड़ीकर या चौहान या कोई भी हमको खरीदने की ताकत नहीं रखता, लेकिन इस मंच के जरिए से आज इस अवामी मजलिस में सैयद मोइन ये कह रहा है कि चौहान की अगर कोई बोली लगाने को तैयार है तो लगाओ। आज मेरे सदर में उतनी ताकत है कि उसको खरीदने की ताकत रखता है। क्या था मेरे भाई, बहुत खरीदो फरोख्त की बात कर रहा है। एक मुंशी का बेटा था, मुंशी का बेटा था मोहने में, हमारे अपने, जिसको तेरे मंच में भोकर में तूने तेरी सभा के अंदर मुसलमानों को किस अल्काब से लवादा है, तेरे उस कार्यकर्ता ने कहा और तू मौजूद था, तू रोक नहीं सका। मुसलमानों के जज्बात का, मुसलमानों के नामों का इस्तेमाल, वाह। आज मेरे प्यारे मुसलमानों, आज इस चौहान को उसकी जगह दिखाना। आज लोग बोल रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, कैसे आएंगे जीत के, कैलकुलेशन होता क्या? हां होता, कैलकुलेशन लेकर बैठो, देखो कि यहां पर ईमान वाले मुसलमान कितने इस कोष्ठी में। तकरीबन 5 लाख के करीब हम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुजन समाज जो बहन जी को मानता है, आज बहुजन समाज अंबेडकर वादियों का और तकरीबन 4 लाख के करीब है। अगर ये दो लड़े तो क्या अब्दुल समद साहब नहीं निकल सकते? क्या नहीं निकल सकते? क्या हम एक हो जाए तो ये नहीं हो सकता? अरे हो सकता है मेरे भाई, लेकिन चौहान के गुलामों में, चौहान के गुलामों की बातों में उतना मत आओ। आज कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसा होता है कि वैसा होता है। आप बतलाइए कि आज अब्दुल समद साहब मैदान में आए तो अल्लाह के फजलो करम से सबसे पहले मुसलमानों को यकीन हो गया कि इतना ताकतवर उम्मीदवार जिसकी जिंदगी मिल्लत के दर्द पर आवाज उठाते हुए गुजरी, कि नौजवानों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन बुजुर्गों से पूछो जहां पर हम खड़े हैं, यही अगर 10-20 बरस अगर पीछे चले जाएंगे तो इस इलाके के अंदर हमारी मां बहनें 2-2 बजे रात को उठकर, 3-3 बजे रात को उठकर पानी भरती थी। यही ताकि है जो अब्दुल समद साहब ने अपनी ताकत और अपनी सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए इस ताकी को यहां पर बनवाया। अशोक चौहान ने क्या बनवाया? उर्दू घर बनाया, तो उस उर्दू घर का आज तक इफ्तिताह नहीं। अशोक चौहान का डेवलपमेंट है तो क्या डेवलपमेंट है? आकर देख लो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहां पे डाला गया, डंपिंग ग्राउंड था, इनकी सत्ता हमेशा थी, लेकिन ये नहीं निकाल सके। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताकत की वजह से हम ऐवान बल्लियों में गए 2012 में, तो सबसे पहले जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर इस कचरे के ढेर को 8 किलोमीटर दूर की मसाफत पर फेंकने का काम हमने किया। ये काम है मेरे भाई। आज चौहान और चौहान के गुलाम बदनाम करने के लिए, छवि को खराब करने के लिए मुसलमानों के दरमियान में अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम मुसलमानों इंशाअल्लाह ताला अगर तुम मुत्तहिद हो जाओगे, अगर मुनज़्ज़म हो जाओगे और एक इरादा करोगे कि नहीं बस हमको अपनी ताकत को दिखलाना है, हमको बहुजन समाज और समाजवादी की ताकत को दिखलाकर हमको बतलाना है कि हम किसी को भीख में कोई चीज देने वाले नहीं है, बल्कि हम अपने नुमाइंदों को ऐवान पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे, तो देखो नताइज कुछ और होंगे, नताइज कुछ और होंगे भाई। लेकिन बार बार हमको बहकाने की कोशिश की जा रही है, और किसको ओढ़ दें?
क्या वोट दे तो किसको दे? एक तरफ चिकनीकर है जो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, और कांग्रेस वो कांग्रेस है जो मुसलमानों का नाम तक मैनिफेस्टो में लेना गवारा नहीं करती। वो कैंडिडेट है जिसने फिरका परस्त सुदर्शन चैनल को शंकर राज सभागृह के अंदर मुसलमानों के खिलाफ में बयान करने के लिए वहां पर जगह दी। ये वो अशोक राव है जिसने सनातन संस्था के खिलाफ में आवाज नहीं उठाई। ये वो अशोक चौहान है जिसने पाड़ भंडारे नगर के ब्लास्ट के बाद में खामोशी को इख्तियार किया। अगर ये बोलता तो बजरंग दल के, बीएचपी के और आरएसएस और संघ परिवार के लोग जाते थे उसके अंदर। ये अशोक चौहान ये है, सुनो मेरे अंबेडकर वादियों, जिसने देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत आने के बाद में मुंबई की उस बाबा साहेब अंबेडकर की लाइब्रेरी को तोड़ा गया तो खामोशी इख्तियार की। ये वो अशोक चौहान है जिसने सिर्फ झूठे वादे किए। आज आप बतलाइए, तकरीबन 30 अमवात की शहरापा हुई है, 30 मौतें हुई हैं, लेकिन ब्रिज नहीं बनाया गया। अगर न्यू सिटी में जाते हैं हम लोग तो देखकर तकलीफ होती है। वहां पर रोड भी है, नाली भी है, वहां पर लाइट भी है, अच्छी सड़कें भी है, पानी का इंतजाम भी है, मैदान भी है, ग्राउंड भी है, बच्चों को पढ़ने के लिए, तालीम के लिए इंतजामात है, स्कूल है, लाइब्रेरी है, अच्छे दवाखाने हैं। श्याम नगर का दवाखाना और हैदराबाद का दवाखाना एक ही वक्त में शुरू किया गया था, वहां पर स्टाफ मिलता है और यहां तक अभी तक स्टाफ नहीं मिलता। क्या ये ज्यादती नहीं है? अरे आज भी जो लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट का काम किया तो आओ मेरे साथ में इस्लामपुरा, मिल्लत नगर, खुदवई नगर, इन तमाम इलाकों को घुमाकर बताऊंगा कि कैसा इलाका है, क्या डेवलपमेंट किया। 2008 में कितना फंड आया मेरे भाई? बोले सिंगापुर बना देंगे। तो इस आदर्शवादी ने कुछ नहीं बनाया। बहुत हो गया मेरे भाई। इस शंकर के बेटे को आपने बार बार जिताया, लेकिन कुछ नहीं होने का। जो लोग अपने होते हैं, जिसको अपनों की तकलीफ होती है, उनको ऐवान बल्दिया से लेकर, ऐवान असेंबली से लेकर ऐवान पार्लियामेंट में भेजो। अपनों की तकलीफ का एहसास अपनों को होता है। मैं बोला स्टूडियो में गया, वहां पर ऑडियो को, वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए तो कहा गया कि मैं फला चिकलीकर के घर से निकला, बीजेपी के घर से निकला। सुनो चौहान और चौहान के गुलामों, तुम्हारी भाभी भी वहां आई थी। सही कह रहा हूं, जाकर पूछो, बोला स्टूडियो वालों से। अरे अगर हम काम कर रहे हैं मिल्लत में, अगर हम आकर खिदमत खल्क का जज्बा रखकर मिल्लत को इत्तेहाद की तो हम लाकर इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, तो बर्दाश्त नहीं होता। आज बताइए मेरा क्या कसूर है मेरे भाई? याद रखो, अशोक चौहान और उसके बाप की नीति यही थी कि मुसलमानों को सिर्फ गुलाम बनाओ, मुसलमानों को सिर्फ वोट देने वाला बनाओ, सौकार तुम बनो। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, जब कभी भी नामेर में राजनीति या सियासत में कोई मुसलमान या दलित ताकतवर बना, उसके पर कतरने का काम यही अशोक चौहान, शंकर राव चौहान ने किया, और उसका साथ किसी और ने नहीं दिया, बल्कि अपनों ने दिया। हमारे बीच के जर खरीद गुलामों ने दिया, हमारे बीच के जर खरीद दलालों ने दिया। यही काम है इनका। लेकिन मेरे भाई, आज हालात और वक्त का तकाज़ा है, खुदारा मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाओ, एक आवाज बनो, एक ताकत बनो। जब मैं डीपी सावंत के साथ डिबेट कर रहा था, एनटीसी मिल की बात किया तो लोगों ने बहुत ताली बजाई।
मुसलमानों की दलितों की बात किया तो मुसलमान खुश हुए। मैंने जब फेसबुक पर जाके देखा तो लोगों ने कहीं लाइक किया, लोगों ने नारे लगाए, मोइन में जिंदाबाद कहा। खुदा की कसम ये सैयद मोइन सिर्फ और सिर्फ डिबेट के हद तक नहीं बल्कि हम ऐवान असेंबली ऐवान पार्लियामेंट में जाकर तलाक के मसले पर ऐवान असेंबली और पार्लियामेंट में जाकर शरीयत में मुदाखलत के खिलाफ में मुसलमानों के खिलाफ में जो कुछ होता है उसके लिए हम खड़े होकर आपके दरमियान से जाना चाहते। याद रखो मुसलमानों, ये हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत हो। हम ताकतवर थे लेकिन हमको कमजोर किया गया। हम बोलने वाले थे लेकिन हमारी जबानों को खामोश कर दिया गया। हम ठहर कर लड़ने वाले थे लेकिन हमारे हथियारों को छीन लिया गया। हम वो कौम है जिसने सरजमीन हिंदुस्तान पर 800 बरस तक हुक्मरानी की, जहांवानी की, इंसाफ किया, लेकिन आज हमको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारी आवाजों को खामोश किया जा रहा है। मैं सलाम करता हूं अबू आसिम आजमी साहब को कि अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ नसीम खां और कांग्रेस के कई गुलाम जुमा के दिन जाकर आसिम भाई के घर के नीचे फकीर की तरह छोली लेकर बैठ गए थे कि आप समझ साहब को विड्रा कर दो, फॉर्म वापस ले लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सलाम है मेरे सदर अबू आसिम आजमी को, उन्होंने झुलक कर कहा कि चला जाओ मेरे दर से, मैं लड़ूंगा, पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा, अब्दुल समद साहब के लिए जितनी रैलीज कर सकता हूं करूंगा। यकीनन मुसलमानों, आज हमको मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर अपनी ताकत का मुजाहरा करना है। ये नहीं देखना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमको देखना है कि हम में कितनी ताकत है ताकि इस ताकत के बलबूते पर आने वाले असेंबली इलेक्शन में मैदान में उतर सके। खुदा हाफिज, शुक्रिया।